प्यारे बच्चों, बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम लोग छायावाद के बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक युग का जो छायावाद नाम से युग है, जिसकी कालावधि 1915 से 1935 के बीच मानी गई है, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। छायावाद का समय, छायावाद के प्रमुख कवि और छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं। विदेशी शासन के अत्याचारों से उत्पन्न संघर्षमयी परिस्थितियों के विरोध में कवियों की पलायनवादी मनोवृत्ति ने जिस काव्य शैली का सृजन किया, उसे हिंदी साहित्य में छायावाद की संज्ञा दी गई। दिव्येदी युग की प्रतिक्रिया का परिणाम छायावाद है। दिव्येदी युग में राष्ट्रीयता के प्रबल स्वर में प्रेम और सौंदर्य की कोमल भावनाएं दबसी गई थी। इन सरस और कोमल मनोवृत्तियों को व्यक्त करने के लिए कवि हृदय विद्रोह कर उठा। हृदय की अनुभूतियों तथा दार्शनिक विचारों की मार्मिक अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप छायावाद का जन्म हुआ। प्रसाद की रचना झरना छायावाद की प्रथम तथा कामायनी छायावाद की सबसे प्रौढ़ रचना है। इसके अतिरिक्त निराला की जूही की कली, प्रसाद की कानन कुसुम, पंत की पल्लव जैसी नई काव्य चेतना से युक्त कविताएं 1920 के आसपास प्रकाशित हो गई थीं, जबकि अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की कि उसकी सबसे प्रौढ़तम जो रचना है प्रसाद के द्वारा लिखी गई कामायनी, ये 1935 में प्रकाशित हुई। पंत की एक और प्रसिद्ध रचना युगांत का प्रकाशन 1936 में और निराला की अनामिका का प्रकाशन 1938 में हुआ। इस प्रकार हम ये मान सकते हैं कि हिंदी साहित्य में 1920 से 1940 के बीच में जो साहित्य सृजन हुआ, उसको छायावाद कहते हैं। प्रारंभ में छायावाद का नाम इसे उपहास के रूप में मिला था, यानी एक ऐसी कविता जिसमें सब कुछ धुंधला धुंधला, अस्पष्ट सा, छिपा छिपा सा, छाया में लिपटा हुआ सा। इसलिए आलोचकों ने व्यंग्य के रूप में नाम दिया छायावादी काव्य, और आगे चलकर यही नाम इस काव्य धारा के लिए रूढ़ हो गया। 1914 में बंगला कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध रचना गीतांजलि, जिसको नोबेल पुरस्कार मिला, इस घटना से भारतीय मनीषा को नए गौरव की अनुभूति हुई। यानी भारतीय रचनाकारों में भी एक आत्मबल पैदा हुआ कि हम भी विश्व स्तरीय साहित्य सृजन कर सकते हैं। दूसरी ओर भारतीय साहित्य पर पश्चिमी साहित्य का गहरा प्रभाव धीरे धीरे अंग्रेजों के साहचर्य से उन पर पड़ने लगा था। हिंदी के कवियों को अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म ने बहुत
आकर्षित किया। हिंदी कविता जब अपने नए क्षितिज खोज रही थी तब प्रथम विश्व युद्ध का समय था, यानी सन 1914 के आसपास। स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में आ चुका था। पाश्चात्य अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति भारतीय जीवन की नियति बनती जा रही थी, यानी भारतीय संस्कृति का धीरे धीरे पतन और पाश्चात्य संस्कृति का धीरे धीरे आम भारतीय के द्वारा अपनाया जाना ये शुरू हो चुका था। उस युग में रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर के जो विचार थे उन्होंने कवियों के मानस को बहुत उद्वेलित किया, बहुत प्रभावित किया। इन सभी प्रेरणाओं ने हिंदी में छायावादी काव्य धारा को जन्म दिया। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि छायावादी काव्य के बीज रीतिकाल में जो रीति मुक्त कवि हैं, बोधा, घनानंद तथा भारतीय युग के जो स्वच्छंदतावादी काव्य हैं उनमें मिल जाते हैं तथा द्विवेदीकालीन इतिवृत्तात्मकता, उपदेशात्मकता, नीरसता तथा स्थूलता की प्रतिक्रिया में छायावादी काव्य का उन्मेष हुआ है। यानी छायावाद के जन्म के लिए द्विवेदी काल का जो आदर्शवाद के प्रति अतिशय मोह है ये भी उत्तरदायी है। छायावादी कविता के लक्षण हमें द्विवेदी युग में प्रकाशित होने वाली सरस्वती तथा इंदु आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित कुछ प्रारंभिक रचनाओं में मिल जाते हैं, किंतु ये तथ्य निर्विवाद है कि प्रसाद, पंत, निराला तथा महादेवी छायावादी काव्य के प्रमुख स्तंभ है। कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही छायावाद के बीज रीतिकाल, भारतीय युग और द्विवेदी युग में मिल जाते हैं, परंतु पूर्णतया छायावाद की जो सर्वश्रेष्ठ रचनाएं सृजित हुई वो 1920 से 1940 के बीच में ये जो चार प्रमुख कवि हैं हिंदी में, जयशंकर जी प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, इनकी कवियों में, इनके काव्य में ही मिलता है। छायावादी काव्य में अमूर्त और अशरीरी सौंदर्य चित्रण की प्रवृत्ति सबसे प्रमुख है। छायावादी काव्य सौंदर्य की आनंदपूर्ण अनुभूति से संपन्न है। छायावादी कविता में प्रकृति के अनिर्वचन तथा मानव के आंतरिक सौंदर्य की झलक है। इन कवियों ने प्रकृति के नाना रूपों में अंतरात्मा तथा अव्यक्त सत्ता के अद्भुत सौंदर्य को देखा है। छायावादी कवियों ने प्रकृति को सजीव सत्ता तथा चेतना संपन्न उपादान माना है। छायावादी काव्य में कवि प्रकृति के सौंदर्य को कौतूहल भाव से देखता है, क्योंकि उसे उसमें अव्यक्त सत्ता के होने का आभास होता है। कवि के लिए प्रकृति करुणा तथा वेदना की अनुभूति का आलंबन भी है। छायावादी कवि की सौंदर्य चेतना अत्यंत सूक्ष्म है, अतः वह नारी के स्थूल तथा मांसल सौंदर्य का उपासक न होकर नारी के आंतरिक सौंदर्य के प्रकाश को तथा उसके अंग सौंदर्य की आत्मा के अनुराग को चित्रित करता है। इसलिए छायावादी काव्य में चित्रित प्रेम का स्वरूप भी अत्यंत उदात्त है। वह
स्त्री पुरुष की दैहिक वासना से परे एक अज्ञात प्रेम की परिकल्पना करता है। छायावादी काव्य में वर्णित प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, मानव प्रेम, शिशु प्रेम तथा अज्ञात प्रिय के प्रति प्रेम व्यक्त एवं उदात्त है। महादेवी के गीतों में वर्णित प्रेम तो उस दशा को पहुंच जाता है जहां प्रेमी और प्रिय का भेद अपने आप मिट जाता है, किंतु यह प्रेम मानवतावादी विचारधारा से पोषित है। छायावादी कवि जाति, वर्ण, देश, स्थान आदि के भेद से ऊपर उठकर मानव प्रेम में विश्वास करता है तथा विश्व मानव की कल्पना करते हुए सभी मानव समुदाय को एक प्रेम सूत्र में बांधने का सपना देखता है। वह मानव जीवन से सारी विषमताओं को मिटाकर दुखी मानवता को सुखी देखना चाहता है। वह विश्व मानवता में ही स्वर्ग के दर्शन करता है। छायावादी काव्य भावात्मक एवं आत्मगत हो गया है। वह व्यक्तिवादी भावना की प्रधानता को लिए हुए हैं। वह कवि की कल्पना, अनुभूति तथा उसके चिंतन का समाहार करता है, अतः उसमें राग तत्व की प्रधानता है। इसलिए छायावादी काव्य मूलतः गीति काव्य है। वह अभिव्यक्ति की नई भंगाओं जो सूक्ष्म है की तलाश करता है तथा सूक्ष्म प्रतिमाओं को अपनाता है। मानवीकरण जैसे सर्वदा नए अलंकारों की उद्भावना सर्वप्रथम हमें छायावादी काव्य में मिलती है। वस्तुतः छायावादी काव्य स्थूल से सूक्ष्म का विद्रोह है। उसमें मानव वेदना की रागात्मक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रीय चेतना का सर्वथा नूतन आयाम है। इस युग में लिखी गई प्रसाद की कालजयी रचना कामायनी छायावादी काव्य की ही नहीं, समूचे भारतीय साहित्य की एक अनुपम कृति है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने इस वीडियो में 1920 से 1940 के बीच में आधुनिक युग में जो साहित्य सृजन हुआ उसका नामकरण, छायावाद क्यों पड़ा, इस युग में कौन कौन से प्रसिद्ध कवि हुए, इस युग की रचनाओं की प्रमुख विशेषताएं यानी मुख्य प्रवृत्तियां क्या रही, इस पर चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से लाभ मिलेगा। आज बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। कोरोना से बचाव में ही समझदारी है। अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का बचाव करते हुए इस संकट के समय में अपने अध्ययन को जारी रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा अवश्य करेंगे। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का एक और काव्यधारा, प्रगतिवादी काव्यधारा। तब तक के लिए नमस्कार।